हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है 15 चैप्टर स्मृति। ठीक है, अभी तक हम लोग के 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, तो ये लास्ट चैप्टर है। इसमें दो पार्ट हैं, स्मृति और विस्मृति, तो दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। अच्छी स्मरण शक्ति से हमारा अर्थ सीखना, याद करना तथा पुनः स्मरण करना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अचेतन मन में संचित अनुभवों को चेतन मन में लाने की क्रिया को ही स्मृति कहते हैं। मतलब यहाँ पे स्मरण की शक्ति, याद करने की जो शक्ति है, जो मेमोरी है, उसमें उसका अर्थ अगर कहें तो किसी भी चीज़ को अगर हम सीख रहे हैं या उसे याद कर रहे हैं या वापस से इसका फिर से स्मरण कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाती है, एक अच्छी स्मरण शक्ति कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें संचित जो अनुभव होते हैं उनको कॉन्शियस माइंड में लाने की क्रिया को ही स्मृति कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब कोई घटना व्यक्ति देखता है, ठीक है, तो ये घटना अपने पूर्ण अथवा अंश रूप में उसके अचेतन मन में संचित हो जाती है। ठीक है, तो किसी कारणवश जब व्यक्ति को इस घटना, जैसे ये कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसी तरीके से वो अचेतन मन वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके हम किसी चीज़ को अगर सोच रहे, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ कहीं देखी हुई है, तो वो चीज़ जो हमारे मन में आ रही है वो क्या है, अचेतन मन में है। और जो हमें अभी जस्ट हमने सीखी है और हमें ये पता है कि हाँ ये, जैसे कि हमने कोई पिक्चर देखी कि टाइगर की पिक्चर देखी और हमने सामने टाइगर देख लिया, तो हाँ ये चीज़ हमने अभी देखी है, ठीक है, ये टाइगर है, फट से हम बता देंगे ये टाइगर है, तो वो क्या कहलाता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कहलाता है। तो वही बात कही जा रही है कि जब कोई घटना इंसान देखता है और ये घटना पूर्ण या अंश रूप में उसके अचेतन मन में कहीं ना कहीं रहती है, संचित हो जाती है, तो किसी कारणवश जब व्यक्ति को उस घटना की याद आ जाती है, ठीक है, या उसे याद दिलाई जाती है, तो उक्त घटना पुनः उसी रूप में उसके चेतन मन में आ जाती है। फिर क्या है, वही जो घटना जो उसकी, जब उसको याद दिलाया जाता है कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो उसके चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, फिर उसे ध्यान आ जाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो वस्तु सीख ली गई है, अब उसका यूज़ जो किया जा रहा है वही क्या है, मेमोरी है। तब जब हमें याद रहेगा तभी तो हम इसका यूज़ कर पाएंगे। हिलगार्ड कहते हैं स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए जो ज्ञान या अनुभव या कौशल है उनका पुनः स्मरण किया जाता है। ठीक है, स्टाउट के अनुसार है स्मृति एक ऐसी आदर्श पुनरावृत्ति है क्योंकि इसमें जो है इसका पुनः स्मरण किया जाता है। याददाश्त क्या होती है, जो हम काम करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टाउट कहते हैं स्मृति एक ऐसी आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत के अनुभव उसी ढंग और क्रम में जागृत होते हैं जिस क्रम में वे पूर्व में उपस्थित थे। यानी स्मृति के द्वारा हम लोग के साथ जो घटना हो चुकी है वो जिस रूप में हुई होगी, ठीक है, अब याद जो होती हैं या जो मेमोरी होती है वो हमें वापस से उसको हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है कि हाँ वो पूर्व स्थिति में कैसा हुआ था, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है। ठीक है, अब जो इसमें जो पॉइंट हैं वो उनका विश्लेषण करने पर जो परिभाषाएं हैं, तो क्या पॉइंट निकले, स्थायी पूर्व अनुभव स्मृति के स्थायित्व को शक्तिशाली बनाते हैं। अब ये जो पूर्व अनुभव हैं वो अगर पूरी स्ट्रॉन्ग रूप से, स्थायी रूप से अगर प्रेजेंट हैं स्मृति के फॉर्म में, तो वो जो स्मृति यानी मेमोरी जो है उसके स्थायित्व को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं कि वो जो मेमोरी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके साथ ही स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना है। यही बात है कि जो हम लोग चीज़ भूल चुके हैं लेकिन उसकी कुछ ना कुछ हिस्सा उसका याद है। ठीक है, तो वो जो कुछ ना कुछ जो हिस्सा याद है उसको पूरी तरीके से याद करना ही क्या कहलाता है, अचेतन मन से चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड में लाना ही स्मृति कहलाता है। अब अधिगम के द्वारा स्थापित छाप की स्मृति शक्ति के आधार पर बनती है। ठीक है, यानी हम अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो वो जो एक जो छाप हमारे माइंड में बन गई है मेमोरी की फॉर्म में, ठीक है, वही हमारी जो है मेमोरी की जो शक्ति है, पावर है, उसको निर्धारित करती है, उसका आधार बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है एक मतलब यहाँ बताया गया अच्छी स्मरण शक्ति के लिए बच्चे के प्रति जो समझ है बच्चे की वो क्या होनी चाहिए एक अच्छी मेमोरी के लिए। पहला तो ये होना चाहिए कि
बच्चों की अपनी खुद की दुनिया होती है, ठीक है। अब उसमें जब हम उतरेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि उनका क्या कैसा क्या उनका जो है मन चल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ ना कुछ वो सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे है कि अगर उन्हें ऐसे परिवेश में दिया मतलब भेजा जाए या उनको ऐसा परिवेश दिया जाए जो कि निर्भय है, जो इन्हें बिना किसी डर से उसमें वो कार्य कर सकते हैं, उन्हें काम करने का सीधा मौका दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है कि वो चीज़ उनकी जो मेमोराइज्ड होगी वो स्थायी रूप से होगी। दूसरा है, बच्चे की जो शरारत है उसको अक्सर करके लोग नकारात्मक फॉर्म में लेते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें उस नज़रिए से देखना चाहिए कि बच्चे ये जो शरारत कर रहे हैं वो शरारत नहीं बल्कि कुछ वो कर रहे हैं, वो कुछ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खोजने या कुछ समझने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बल्कि ये उनके अंदर जो है मोटिवेशन लाना चाहिए, तो उन्हें उसको नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्मृति के प्रकार बताए गए हैं कि स्मृति कितनी प्रकार की यहाँ पे बताई जा रही है। तो पहली है अल्पकालिक स्मृति। ये जो अल्पकालिक स्मृति होती है ये एज के साथ साथ विकसित होती जाती है ठीक है। ये जो अल्पकाल के लिए है ये धीरे धीरे फिर आगे जो है वृद्धि करती रहती। अब जैसे यहाँ बोला गया 13 से 17 वर्ष के जो मध्य इस प्रकार की जो स्मृति है इसका विकास तेज़ी से होता है, 13 साल से 17 साल के बीच में। जैसे देखिए, किसी तथ्य या सूचना को याद करके पुनः तुरंत सुना देना तत्कालिक या अल्पकालीन स्मृति कहलाती है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं, उनको आप टेबल याद करवाइए तो आप देखेंगे कि टेबल जब उनको याद कराया जा रहा है तो थोड़ी ही देर बाद वो क्या है कि वो उनको एक ही बार में उन्होंने पढ़ा फट से सुना दिया, लेकिन आप कुछ समय बाद आप देखेंगे तो वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, अल्पकालिक स्मृति होती हैं कि जो इसका उपयोग छात्रों में प्रोत्साहन वृद्धि के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए बहुत से मतलब अब वो उन्होंने थोड़ी देर में याद करके सुना दिया, ठीक है। तो जैसे एक टाइम ड्यूरेशन दी गई और जिस बच्चे ने जल्दी सुना दिया फिर उसके लिए क्लैपिंग वगैरह की गई। तो ये एक जो अल्पकालिक स्मृति होती है ये एक मोटिवेट करने का भी काम करती है, भले वो ज़्यादा देर के लिए उसकी माइंड में स्टेबल नहीं है। इसके बाद है दीर्घकालीन स्मृति। इसका क्या काम होता है, जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है, ठीक है, यानी उनको रिपीट करते रहा जाता है, तो उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। जैसे कोई घटना या कोई सूचना कुछ भी उसका पुनः स्मरण करते रहें तो क्या होगा कि कुछ घंटे या अनेक दिन मतलब उनका कुछ टाइमिंग दे दिया जाए कि उनको बार बार उसको रिपीट करते रहें, तो वो क्या है कि वो एक जो है स्थायी रूप से वो संचित हो जाएगी हमारे माइंड में। तो इसी को ही कहते हैं, हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन स्मृति जो होती है इसका जो आधार होता है वो अभ्यास है। प्रैक्टिस के बेस पर ही हम इसको जो है मतलब कि इसको बनाए रख सकते हैं। इसी अभ्यास के आधार पर अल्पकालिक स्मृति जो होती है उसी को ही दीर्घकालीन स्मृति में चेंज किया जा सकता है। वही वह कहा गया है कि अल्पकालीन जो स्मृति होती है वो प्रैक्टिस के साथ साथ वो दीर्घ में चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्मृति के अन्य प्रकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे प्रकार जो हैं उनको पढ़ने से पहले ये जो पोर्शन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है स्मृति के 4 सोपान होते हैं। पूछा जाता है कि जो मेमोरी होती है उसके कितने सोपान होते हैं, तो यहाँ 4 सोपान बताए गए हैं। पहला है अधिगम, धारण, प्रत्यस्मरण और अभिज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यस्मरण रिकॉल है और अभिज्ञान रिकग्निशन हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त चारों सोपानों के बाद स्मृति अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है। जब ये चारों सोपान पूरे हो जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो हमारी मेमोरी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से जो है वो स्थायी फॉर्म में पहुंच जाती है। अब इसमें देखिए ये जो प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। रटंत स्मृति क्या होती है, किसी तथ्य को बिना सोचे समझे याद कर लेना एवं आवश्यकता पड़ने पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही रटंत स्मृति कहलाती है, ठीक है। तो ये रटने वाली जो प्रोसेस होती है इसको आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इसको मतलब कि शिक्षा की जो प्रणाली है उससे दूर रखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि रटने वाली जो प्रोसेस होती है इससे बच्चे का आगे का जो है मतलब वो माइंड को यूज़ कर सकता है, नए नए तरीके नए नए शब्दों को यूज़ करने में वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसा उसके किताबी फॉर्म में लिखा गया उसी को ये रट के सुना देता है वो। इस वजह से इस मेथड को अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में अधिगम सामग्री को बोल बोल कर याद किया जाता है। सक्रिय स्मृति जो होती है इसमें जो भी अधिगम सामग्री के फॉर्म में जो है वर्ड्स दिए जा रहे हैं या कोई पोएम दी जा रही है, कुछ भी दिया जा रहा है, उसको बोल बोल करके यहाँ पे याद किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अनुभवों को इच्छापूर्वक प्रयास कर पुनः स्मरण करना एवं उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना ही सक्रिय स्मृति कहलाती है। मतलब कहने का है कि जो भी एक्सपीरियंस किए, ठीक है,
अब वो चाहे स्टोरी में एक्सपीरियंस किए या कुछ देखा उसको जैसे मान लीजिए बच्चे अक्सर क्या होते हैं कि बड़े कोई काम अगर कर रहे होते हैं बहुत ध्यान से उसे देखते हैं, ठीक है। तो उसको उसका जो एक्सपीरियंस उनको जब वो मिलता है तो वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर उनको वही चीज़ दे दी जाए तो खुद वो कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो कोशिश करते हैं उनका जाहिर है वो कोशिश कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, पुनः स्मरण कर रहे होंगे, फिर से वो सोच रहे होंगे। तो यही जो पुनः स्मरण करना है और इसे सही तरीके से अब वो बच्चा उसको अच्छी तरीके से अगर वो दिखाना चाह रहा है तो इसी को ही सक्रिय स्मृति कहते हैं, ठीक है। छात्र इसी स्मृति के द्वारा परीक्षा भवन में जो प्रश्न को जो है प्रश्न या उत्तर हैं उनकी कमियों को जो मतलब उनकी कमियों पर जो लिखते हैं, जो प्रश्न उत्तर में जो है लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें वो इसी पर ही आधारित है। इसके बाद आता है निष्क्रिय स्मृति। ये क्या होती है, जब पूर्व अनुभवों को बिना किसी प्रयास के पुनः स्मरण कर लेते हैं। पूर्व अनुभव है उनको कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, उससे वापस बस खाली उसको सोच लिया, फिर से पुनः स्मरण कर लिया, तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। अब ये निष्क्रिय स्मृति क्या होता है, इसमें जो बालक होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो मन ही मन जो विषय वस्तु है उसको दोहराता रहता है। तो इससे क्या होता है कि मन ही मन जब वो दोहराता रहता है उसको पुनः स्मरण हो जाता है और वो बिना किसी प्रैक्टिस के वो फिर से बोल देता है। इस तरीके की जो स्मृति होती है उच्च स्तर की जो कक्षाएं होती हैं या जो प्रौढ़ वगैरह जो होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। फिर आती है तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति क्या होती है, किसी तथ्य को सोचकर समझकर तर्क के आधार पर याद करना और आवश्यकता होने पर उसको सुना देना ही तार्किक, मतलब तर्क के आधार पर कि तर्क वितर्क लगा करके उसको सोचना समझना फिर उसको इसका यूज़ कर लेना, ये तार्किक स्मृति कहलाती है। इसके बाद आता है वास्तविक स्मृति। जब हम याद की गई या सीखी गई बात को कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्थायी या वास्तविक स्मृति कहलाती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई ऐसा जो है इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर जो है कोई मतलब एक्सीडेंटल कोई ऐसी चीज़ हुई जो कभी नहीं भूलने वाली है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है वो परिपक्वता में विकसित होती है, ठीक है। जब मतलब ये चीज़ आपके साथ तभी ये रहेगी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप मैच्योर हो चुके हों, उस समय कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, फिर आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्मृति को सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब मेच्योरिटी की स्टेज आ जाती है तो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं या बड़ी बड़ी जो मतलब फील्ड होती हैं उनको जो है वो मतलब टीचर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, मतलब बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं या जियोलॉजिस्ट बन जाते हैं या जिस फील्ड में जो है वो अपनी डेवलपमेंट वाली फील्ड में पहुंच जाते हैं। उनसे बेसिक चीज़ अगर पूछी जाती है तो वो भी फट से मतलब उनको बेसिक चीज़ का हालांकि उनको कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें वो पता होता है, ठीक है, क्योंकि उसी से ही होकर के वो वहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्मृति के प्रभावी कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि जो मेमोरी है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है अधिगम सामग्री की स्पष्टता। अधिगम सामग्री कितनी स्पष्ट है, कितनी ईजी है, कितनी सार्थक है, ये सारी चीज़ें स्मरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं, ठीक है। याददाश्त जो है वो कितनी स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। निरर्थक सामग्री अगर होगी तो अपेक्षाकृत जो मतलब जो निरर्थक होगी, जिसका कोई काम नहीं होगा, उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो सार्थक सामग्री जो होती है उनको बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। तो ये इन सब की डिपेंडेंसी पर जो है ये होता है कि जो सामग्री है वो सार्थक है, निरर्थक है। इसके बाद है अब ये जो स्मृति है उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं। सबसे पहला शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी अब बच्चा है वो अगर शारीरिक या मानसिक रूप से वो अगर स्वस्थ है, ठीक है, तो उसकी मेमोराइजेशन जो पावर होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। उसने क्या कर रखा है या उसने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस अगर तैयार किए हैं, उसे याद किया है तो उसे याद रहेंगे, कुछ समय तक भी याद रहेंगे। अगर वो फिज़िकली मेंटली अगर जो है वो कमज़ोर है तो उसको वो आसानी से थोड़ी देर में वो भूल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रेरण। तो यहाँ प्रेरण की बात यही की गई, मोटिवेटेड जो पर्सन होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। रुचि क्या है, रुचि वही है इंटरेस्ट, अगर किसी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है
तो उससे वो जल्दी सीख सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गेम में बहुत इंटरेस्ट होता है, अब वो चाहे वो वॉलीबॉल हो, कैरम हो, मैच हो, फुटबॉल मैच हो, ठीक है। तो उसकी जितनी भी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उन्हें भी वो ईजिली जो है वो सीख लेता है, क्योंकि इसमें इसका इंटरेस्ट है। संबद्धता यहाँ पे बताई गई है कि संबद्धता में देखिए, वर्तमान से अतीत की घटनाओं को संबंधित करके उसका मतलब कि रिलेट करके इतिहास की घटनाओं को सरलतापूर्वक बच्चों को स्मरण कराया जा सकता है। तो यहाँ पे जो संबद्धता की बात की गई है कि वर्तमान को अतीत से अगर हम जोड़ें तो हम हिस्ट्री को आसानी से समझा सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ बोला गया है कि आपने अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे संबंधित कोई ऐसी घटना हुई हो, जैसे ही आप उस व्यक्ति को जो है देखेंगे तुरंत आपको वो सारी सिचुएशंस याद आ जाएंगी। इसके बाद है स्मरण विधि। अब यहाँ पे जो स्मरण विधि बताई गई है, एक मिनट, तो यहाँ पे जो स्मरण विधि है इसका भी याद करने की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर काफ़ी असर पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार जो होता है वो प्रेम एवं स्नेहपूर्ण अगर व्यवहार होगा बालक के प्रति तो वो आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकता है। अगर भय वाला होगा तो वो फ़ौरन से कुछ ही समय तक ही उसका रहेगा। शिक्षक का जो व्यवहार, ये तो हो गया। उत्तम वातावरण, शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण अच्छी स्मृति के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है विस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो ये स्मृति का जस्ट उल्टा होता है, स्मृति यानी मेमोरी, याददाश्त, और यहाँ पे जो विस्मरण होता है इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। ये क्या होता है, जस्ट उल्टा। स्मृति मतलब होता है हमें चीज़ें याद हैं, विस्मरण का मतलब होता है हमें जो चीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये दो, जिस तरीके से स्मृति यानी याददाश्त हमारे लिए ज़रूरी है उसी तरीके से विस्मरण भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रायः देखा गया कि हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितनी ही गहराई से क्यों ना याद करें उसे एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। तो यही क्या विस्मरण या विस्मृति कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, अच्छी स्मृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो व्यर्थ की बातों को भूल जाना है, यानी कि विस्मरण, ठीक है। तो इसमें ड्रेवर के अनुसार क्या है, किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। जैसे मान लीजिए कोई हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, हालांकि हमने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमने कर रखा था, लेकिन जो पूर्व अनुभव हमारा था जब हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे याद नहीं कर पा रहे, तो यही क्या है, विस्मरण, यानी हम उसे भूल गए। फिर है मन के अनुसार, मन कहते हैं ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है। यानी कि जो हमने तथ्य ग्रहण किए थे, जो हमने चीज़ें याद की थी, वही रटंत विद्या जो होती है, रटने वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उस समय के लिए तो हमारे ध्यान में रहती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि हम उसके बारे में बिल्कुल भी भूल जाते हैं। ज़रा सा हल्का ऐसा लगता है कि जैसे हाँ सुना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो यही क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। फ्रायड के अनुसार विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रायड कह रहे हैं, जिसका हम अभी आगे जा कर के इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म में देखेंगे कि विस्मृति एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है दुखों को भुलाने का, ठीक है। विस्मरण का यहाँ पे पहले महत्व देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, कटु एवं दुखद जो अनुभव होते हैं बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, चाहे हमारे जो प्रिय लोग होते हैं उनको जो है मतलब वो हमें छोड़ करके चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं, वो चाहे हमारी बहुत प्यारी चीज़ टूट गई हो, तो इन दुख वाले जो अनुभव हैं इनको भूल जाना ही हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इस वजह से विस्मरण भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिंता, द्वंद्व, भय, निराशा उत्पन्न करने वाली जितनी भी जो घटनाएं हैं उनका जो विस्मरण हो जाना मनुष्य के नए काम, नया जो है चीज़ें शुरू करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि व्यक्ति में भूलने की प्रवृत्ति अगर ना हो तो उसका जीना कठिन होगा, क्योंकि वो फिर नई तरफ जा ही नहीं पाएगा अगर वो पुरानी चीज़ें भी उसके साथ चलती रहेंगी, ठीक है। छात्रों की स्मृति की क्षमता सीमित होती है, ये बात तो है। मेमोरी की जो क्षमता होती है छात्रों की अगर बात करें तो वो सीमित होती है, क्योंकि वो अभी बच्चों से अगर पिछले किसी उसका पूछ लिया जाए तो उन्हें वो चीज़ याद रहेगी जो बहुत ईजी होगी, ठीक है, हल्की फुल्की वो याद रहेगी, बाकी सारे पोर्शन वो भूल चुके होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से वही है, निरर्थक विषय जो होंगे, पार्ट होंगे, उनको वो भूल चुके होंगे। विस्मरण से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। चीज़ें जब याद रहती हैं तो वो टेंशन बनी रहती है, ठीक है। इंसान जब भूल जाता है कि कल क्या हुआ था, रात भर में वो भूल गए, नई सुबह जब हुए तो नई सुबह हुई, ठीक है।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा में विस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वह विस्मरण करके ही शिक्षा संबंधी नई बातों को सीख सकता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पुरानी जो बातें हैं वो इसके लिए बाधा के रूप में नहीं आती हैं, ठीक है, बाधा नहीं बनती हैं। तो इस वजह से विस्मरण भी शिक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब विस्मरण के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं, आप दो कारण बताए हैं, एक है सैद्धांतिक, एक है सामान्य कारण। तो पहले हम लोग देखेंगे सैद्धांतिक कारण में। सैद्धांतिक जो कारण होते हैं वो बाधा का सिद्धांत भी उसे कहा गया है, क्योंकि इसमें देखिए सैद्धांतिक कार्यों की अगर हम बात करें तो जैसे हम कोई पाठ है उसको याद करने के लिए दूसरा पाठ याद, मतलब एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ अगर हम याद करना चाह रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ की स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में तो भाई हमें सारे चैप्टर्स याद करने पड़ते हैं, तो हम लोग पिछले जो चैप्टर भूल रहे होते हैं उनको मेमोराइज़ करते रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर पिछला भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग जो पढ़े हैं पीछे के, वो उसकी जो इमेज है वो नए टॉपिक को पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इससे ये रहता है कि कन्फ्यूज़न सीधा क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये जो सैद्धांतिक कारण है वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करना है। इसके बाद आता है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत में थॉर्नडाइक आते हैं। थॉर्नडाइक ने ही अभ्यास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि जो विस्मृति होती है, ठीक है, उसका कारण अभ्यास का अभाव है। यानी हम भूलते तभी हैं जब हम लोग उसकी जो भी चीज़ हम लोग ने सीखी थी उसके बारे में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम उसे भूल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए दमन का सिद्धांत। दमन के सिद्धांत में क्या है, प्रायः देखा जाता है कि हम दुखद घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जो बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई रहती हैं उससे याद नहीं रखना चाहते हैं। ये घटनाएं व्यक्ति के चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि उन घटनाओं का हमने दमन कर दिया है। तो ये थे सैद्धांतिक कारण। अब हम लोग देखेंगे सामान्य कारण क्या है। सामान्य कारण में अगर देखें समय का सबसे इम्पोर्टेंट है प्रभाव। जैसे समय के प्रभाव की बात अगर करें, जो चीज़ जो हमने सीखी थी, अगर हम सीखी हुई बात को ज़्यादा समय अगर हो जा रहा है और मतलब जिस बात को सीखे हुए ज़्यादा समय हो जा रहा है वो जल्दी भूल जाएंगे। जिसको अभी जल्दी सीखा है वो अभी याद रहेंगे, उसको भूलने में भी टाइम लगेगा। सीखने की दोषपूर्ण पद्धति जो होती है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। निरर्थक चीज़ें जो होती हैं, बोरिंग एकदम जो है पद्धति है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी हम अभी थोड़ा बहुत डर से या किसी तरीके से हम सीख गए, कुछ ही समय बाद भूल जाएंगे। तो ये दोषपूर्ण पद्धति का ये काम हो जाएगा। विषय की मात्रा, छोटी घटनाओं या जो विषय होते हैं, वही हमने बात बताई कि पिछली कक्षा का बच्चे को अगर याद रहेगा तो वो चीज़ें याद रहेंगी जो बहुत ईजी होंगी। जैसे कोई कहानी जिसमें उसको मज़ा आया होगा तो वही सारी चीज़ें उसे याद रहेंगी, ठीक है। तो बड़ी घटनाएं या जो लंबे पाठ्य सामग्री जो होती हैं ये सब वो जल्दी भूल जाएंगे। रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव, ये भी विस्मृति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ या कार्य जिसके प्रति रुचि नहीं है, उसमें ध्यान भी नहीं लग रहा है, उसमें उसको सीखने की इच्छा भी नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती अगर सिखाया भी जा रहा है। वही बात है कि अगर कोई बच्चा है उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उससे जो है इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं भाई हम सब इंजीनियर हैं तो तुम भी इंजीनियर बनो, इंजीनियरिंग की इससे पढ़ाई करवाई जा रही है, तो क्या होगा, वो पढ़ तो लेगा लेकिन क्या होगा कि वो जो उसको है उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, वो जल्दी जल्दी उसको भूल जाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और है। मानसिक आघात, अब जैसे कभी कभी ये होता है कि सिर में कभी चोट लग जाती है तो सिर के हर एक पोर्शन में इमेजेस छपी रहती हैं। तो जिस पोर्शन पे आघात होता है, चोट लगी होती है, तो वहाँ के जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, फिर वहाँ वो उतना पोर्शन जो होता है वो इंसान भूल जाता है, ठीक है। सीखने में कमी, कभी कभी ऐसा होता है कि सीखी हुई चीज़ें अगर जल्दी या अच्छी तरीके से सीखी हुई बात जो होती हैं, मतलब जो बात जल्दी सीखी जा रही है, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं सीखी जा रही है, तो वो क्या होगा, भूल जाएंगे। या अगर किसी बात को बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे करके इसे ध्यान से सीखा गया है, वो लंबे समय तक के बनी रहेंगे। मादक वस्तुओं का प्रयोग, मादक वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो मानसिक शक्ति जो होती है इसको छीड़ कर देती हैं। तो मानसिक शक्ति अगर छीड़ हो जा रही है तो मेमोरी अपने आप ही यानी कि विस्मृति जो होगी वो प्रभावशाली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है विषय का स्वरूप, ठीक है। हमें सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें अधिक समय तक याद रहती हैं। जितनी भी आसान चीज़ें जो होती हैं वो हमें अधिक समय तक याद रहती हैं। इसके विपरीत हम कठिन या निरर्थक जो बातें होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है स्मरण ना करने की इच्छा भी यहाँ पे है। अगर हम कोई चीज़ याद नहीं करना चाह रहे तो जाहिर है फिर हम
जब हम याद ही नहीं करना चाह रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम उसे भूल जाएं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि ये जो विस्मृति है ये कभी कभी लाभदायक भी होती है, कभी कभी ये हानिकारक भी होती है। कुछ सिचुएशन में जहाँ पे ये हानि क्रिएट करती है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला तो ये है भाई, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले हमें पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा तैयार होना चाहिए। उसे हम भूलते रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है, जो भी विषय हैं उनको बहुत ध्यान से याद करें। अगर ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे तो हम नहीं भूलेंगे उसे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, पाठ को सात स्वर बोल बोल कर याद करें। जब पाठ को सात स्वर वाचन में इनको पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है, तो वो किसी न किसी रूप में वो याद रहता है, क्योंकि इसको सॉन्ग फॉर्म में उसको याद कराया जा रहा है। खासकर जैसे पोएम पढ़ाई जाती है बच्चों को तो वो क्यों याद रहती है, एकदम मतलब रटी रहती है उनकी ज़बान पे, क्योंकि उनको गा गा करके वो पढ़ाया जाता है, विद एक्शन के साथ अब पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, नए ज्ञान को पुराने अनुभवों के साथ संबंधित अगर किया जा रहा है तभी भी हमारी जो विस्मृति है उसको हम कम कर सकते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाठ को याद करें। टारगेट हमें रखना है कि हमें इस टॉपिक के बारे में, मान लीजिए हमको प्रेजेंटेशन जो है देनी है तब क्या होगा कि प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से, हम अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकें तो हम उस विषय को और अच्छे से, क्योंकि हमारा टारगेट सेट है। शिक्षक का व्यवहार अनुकूल होना चाहिए। विस्मृति के लिए शिक्षक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ को वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। अगर उसको सीखने में दिक्कत हो रही है, वो जल्दी भूल जा रहा है, तो शिक्षक को ऐसे उपाय यूज़ करने चाहिए कि वो आसानी से सीख सके। ठीक है, अब जैसे प्रार्थना स्थल होता है उसमें मॉर्निंग में हर जो है स्कूल में शुरू में प्रार्थना करवाई जाती है, तो प्रार्थना का टाइम अच्छा खासा होता है। अब उसी में ही अगर बच्चों को थोड़ा बहुत गिनती या पहाड़े का अभ्यास भी कराया जाए, ठीक है, या फिर कुछ कॉलेजेस में तो ऐसे भी किया जाता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछी जाती है, और मतलब बहुत सारी अक्सर करके जीएस वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका अगर अभ्यास करवाया जाएगा, उनकी हर रोज़ पुनरावृत्ति भी होती रहेगी, तो ये क्या है, बच्चों को याद रहेगा। तो इस प्रकार जो ये वाला जो चैप्टर था, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले मेमोरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद विस्मृति के बारे में पढ़ा, ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था लास्ट चैप्टर, और ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द ही सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। तो हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी हमारी हेल्प करिएगा कि आप इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।